तो गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से अपना जो मॉडल पेपर है वो क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले मॉडल पेपर की एक क्लास हो चुकी है जिसमें 20 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आप लोगों को करवाए गए। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग अपनी क्लास में अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में आपके करने को है, और साथ ही लघुत्तरी क्वेश्चन जितने पेपर में आते हैं उतने ही क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही पैटर्न भी वही होगा और उसी के नीचे आपको आंसर भी जो है देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग करेंगे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सब इस वाली क्लास में कवर होने वाले हैं। तो बहुविकल्प ये सारे हम लोगों ने कर लिए थे, आज अति लघुत्तरी करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, कार्य सभी मनुष्यों के लिए क्या है। पूछा गया है कार्य सभी मनुष्यों के लिए क्या है। कार्य सभी मनुष्यों के लिए प्रमुखतः दैनिक जीवन की अधिकांशतः गतिविधियां हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति करता है। कार्य क्या है, मनुष्य के दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं जिन गतिविधियों को प्रत्येक व्यक्ति करता है। दूसरा, यह जीव और पर्यावरण के मध्य उसके बहुआयामी संबंधों को बताता है। तो कार्य क्या करता है, कार्य जो जीव और पर्यावरण के मध्य लोगों के संबंध होते हैं, बहुआयामी संबंध होते हैं, उनको बताने का कार्य करता है। और लोगों की जो दैनिक गतिविधियां होती हैं वही कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण का क्या महत्व है। नैदानिक पोषण का महत्व पूछा गया है। तो बीमार मरीजों का पोषण प्रबंधन करना, बीमारी में उचित पोषण होना, साथ ही बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ही नैदानिक पोषण का जो महत्व है वो है। अगला क्वेश्चन है, जन पोषण किन क्षेत्रों से विभिन्नता रखता है। क्या पूछा गया है, जन पोषण किन क्षेत्रों से क्या करता है, विभिन्नता रखता है। तो जो जन पोषण है नैदानिक पोषण एवं आहारिकी से विभिन्नता रखता है। किससे विभिन्नता रखता है, नैदानिक पोषण एवं आहारिकी से विभिन्नता रखता है। जिसका प्रमुख कारण समुदाय को विशेष रूप से अति संवेदनशील समूहों की विविध समस्याओं के समाधान हेतु व्यवसाय की आवश्यकता होना है। जन पोषण नैदानिक पोषण एवं आहारिकी से विभिन्नता रखता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, समुदाय के जो अति संवेदनशील समूह हैं उनकी जो विविध समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान हेतु व्यवसायिक आवश्यकता को पूरा करना है। इसीलिए जो जन पोषण है वो अब जो अन्य क्षेत्र हैं उनसे भिन्नता रखता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य विज्ञान क्षेत्र क्या है। खाद्य विज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है, यह एक विशिष्ट क्षेत्र है। खाद्य विज्ञान कैसा क्षेत्र है, विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें महत्वपूर्ण विज्ञान विषय सम्मिलित हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो प्रयोग हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो जो खाद्य विज्ञान है वो एक विशिष्ट विज्ञान का क्षेत्र है जिसमें भौतिक, रसायन, कृषि और सूक्ष्म विज्ञान के जो प्रयोग हैं वो सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जनित रोगों से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। मतलब खाद्य को खाने के बाद, जो भोज्य पदार्थ है उनको खाने के बाद जो रोग उत्पन्न होने वाले हैं, जो हानियां स्वास्थ्य संबंधी होने वाली हैं वो कौन कौन सी। तो खाद्य जनित रोगों से मृत्यु, पर्यटन और व्यापार को क्षति, धनार्जन में हानि, बेरोजगारी और मुकदमाबाजी में वृद्धि होती है। अगर कोई कंपनी ऐसा भोज्य पदार्थ सप्लाई कर रही है या ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही है जिसको खाने के बाद लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ऐसा जो भोज्य पदार्थ है, ऐसा जो प्रोडक्ट है उसको कोई खरीदना नहीं चाहेगा। और साथ ही उस भोज्य पदार्थ को खाने के बाद जब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है वो बिकना भी कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा, व्यापार की क्षति होगी। जब बिकेगा नहीं तो पैसा कहाँ से होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो धन में हानि होगी। और जब धन में हानि होगी, जब कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा, तो वहाँ पर जो कार्य करने वाले वर्कर्स हैं उनको कंपनी क्या सैलरी देगी। तो वहाँ पर बेरोजगारी और मुकदमाबाजी में भी क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। वहाँ से लोग कार्य को छोड़कर जाने लगेंगे और साथ इस कंपनी पर क्या होगा, मुकदमा भी हो जाएगा। तो ये सारे जो खाद्य जनित हानियां हैं वो देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था से क्या अभिप्राय है। शैशवावस्था किसे कहते हैं, जन्मदिन से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, वयस्कों पर निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार किन संरचनाओं के सहयोग से अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो एक परिवार विद्यालयों, अस्पतालों, मनोरंजन केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि के साथ मिलकर अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
एक परिवार जो है विद्यालय, अस्पताल, मनोरंजन केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि के साथ मिलकर अपने परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं सदस्यों को उनको पूरा करता है। मतलब शिक्षा संबंधी आवश्यकता विद्यालय से, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता को अस्पताल से, मनोरंजन मनोरंजन संबंधी जो आवश्यकता होगी उनको मनोरंजन केंद्र होते हैं, और जो प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता होती है उनको प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मिलकर के पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन का अध्ययन किन पहलुओं के माध्यम से किया जाता है। जो डिजाइन का अध्ययन है वो पूछा गया है किन पहलुओं के माध्यम से किया जाएगा। डिजाइन का अध्ययन निम्नलिखित पहलुओं के माध्यम से किया जाता है। पहला है संरचनात्मक डिजाइन। यह डिजाइन रूप पर निर्भर करता है, ना कि ऊपर की सजावट पर। मतलब जो संरचनात्मक डिजाइन होता है वो वस्त्र का मूल रूप होता है। वस्त्र पर जिस प्रकार की कटिंग होगी उसी प्रकार का वस्त्र निर्मित होगा। तो जो वस्त्र की कटिंग होती है वही वस्त्र का क्या होता है, मूल रूप होता है। उसी पर क्या होता है, स्टिचिंग कर दी जाती है और वस्त्र को एक जो शेप है वो दे दिया जाता है। तो संरचनात्मक डिजाइन क्या है, वस्त्र का मूल रूप है, ना कि सजावट। दूसरा है अनुप्रयुक्त। यह डिजाइन मूल रूप पर बनाया जाता है। जो अनुप्रयुक्त होता है वो मूल रूप पर बनाया जाता है। अनुप्रयुक्त, यह डिज़ाइन मूल रूप पर बनाया जाता है। तो जो संरचनात्मक डिज़ाइन होता है वो मूल रूप होता है, और जो अनुप्रयुक्त सजावटी डिज़ाइन होता है वो मूल रूप के ऊपर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फैशन क्या है। पूछा गया है फैशन क्या है। फैशन एक शैली या शैलियाँ हैं जो किसी एक काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। तो फैशन क्या है, एक शैली है या शैलियाँ हैं जो किसी एक काल अवधि में विशेष प्रचलन में रहती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न वस्त्रों की देख रेख और रख रखाव किन बातों पर निर्भर करता है। पूछा गया है जो वस्त्रों की देख रेख होती है विभिन्न, उनका जो रख रखाव होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। वस्त्रों की देख रेख उनके रेशों की मात्रा, धागे के प्रकार, वस्त्र निर्माण की तकनीक, वस्त्रों की सुसज्जा तथा उन्हें कहाँ उपयोग में लाना है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो वस्त्रों की जो देख रेख होती है, रख रखाव होता है, वो वस्त्रों की रेशे की मात्रा, धागे के प्रकार, वस्त्र निर्माण की तकनीक और साथ ही सुसज्जा तथा उन्हें कहाँ उपयोग में लाना है, इन सब पर निर्भर करता है। जनसंपर्क विभाग का क्या उत्तरदायित्व है। तो जनसंपर्क जो विभाग होता है वो फोल्डर, विवरण पत्र, प्रचार पुस्तिका, समर्थ पत्र, संस्थानिक पत्रिकाएं, इन सब को प्रकाशित करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, जनसंपर्क विभाग करता है। तो जनसंपर्क विभाग का कार्य क्या होता है, जितने भी छपित सामग्री होती है उनको प्रकाशित करने का जो कार्य होता है वो जनसंपर्क विभाग का होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्मदिन से लेकर एक वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। जन्मदिन से लेकर एक वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। जन्मदिन से लेकर एक वर्ष तक की आयु अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ जो शैशवावस्था है उसको 2 वर्ष तक मानते हैं। इस अवस्था के दौरान जो बच्चा होता है अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए वयस्कों पर निर्भर करता है। तो जो शैशवावस्था होती है उस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए किस पर निर्भर होता है, वयस्कों पर निर्भर होता है। जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिए हैं। यहाँ से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कार्य क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या पूछा गया है, कार्य क्या है और उसका जो वर्णन है वो पूछा गया है। कार्य मूलतः ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य अथवा आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। तो कार्य क्या है, एक प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य और आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। सभी मनुष्य कार्य करते हैं और अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करके अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करते हैं। जो मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्य मतलब हर एक व्यक्ति जो कार्य करता है और अपनी प्रतिभा और कौशलों के अनुसार ही क्या करता है, कार्य को करता है। उसी के अनुसार समाज में अपनी पहचान और जो लगाव की भावना होती है उसको विकसित करता है। सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु कार्य होता है। यद्यपि प्रत्येक संस्कृति के कार्य के बारे में स्वयं के विशेष मूल्य एवं संकल्पनाएं होती हैं। हर संस्कृति के अपने अलग प्रकार के कार्य होते हैं, उनके जो मूल्य होते हैं वो भी अलग होते हैं। साथ ही मूल्यों के साथ साथ उनकी जो संकल्पनाएं होती हैं वो भी भिन्न होती हैं। सभी मनुष्यों के लिए कार्य मुख्यतः दैनिक जीवन के अधिकांश गतिविधियां हैं। जो मनुष्यों के जीवन की दैनिक गतिविधियां होती हैं वही गतिविधियां कार्यों के अंतर्गत आती हैं। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, लिंग, अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय लाभ, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि अनेक कारकों पर
निर्भर होते हैं। व्यक्ति के जीविकोपार्जन में धन का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति के जीविकोपार्जन में, व्यक्ति की जीविका को चलाने में किसका विशेष महत्व होता है? तो धन का विशेष महत्व होता है, इसलिए वह धन अर्जित करने के लिए कार्य करता है। धन जीवन को अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक बनाता है। इससे न केवल बुनियादी आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि गैर जरूरी आवश्यकता भी पूर्ण होती हैं। कार्य हमारे व्यक्तिगत पहचान को विकसित करने एवं स्वाभिमान बढ़ाने में उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो कार्य के अंतर्गत आती हैं। और साथ ही जो कार्य होता है उसका अगर संक्षेप में वर्णन पूछा जाएगा तो आपको यही आंसर जो है राइट करना पड़ेगा, क्योंकि यही आप लोगों का कार्य का जो पूरा एक समरी है, संक्षेप में जो बताया गया है वो इसी तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है? इस क्षेत्र में करियर के कुछ विकल्पों को सूचीबद्ध कीजिए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण में जो करियर के ऑप्शन है वो पूछे गए हैं, मतलब इस क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है वो क्या क्या कार्य कर सकता है। जन स्वास्थ्य पोषण या सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नित्यम कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के पोषण संबंधी रोगों समस्याओं का समाधान करता है। तो जन पोषण जो स्वास्थ्य होता है वो सभी लोगों के लिए कार्य करने का कार्य करता है, साथ ही उनकी जो पोषण संबंधी रोग संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने का कार्य भी करता है। और इस क्षेत्र में व्यक्ति कौन कौन से जो करियर है उस क्षेत्र में कार्य कर सकता है, करियर के क्षेत्र में वो जा सकता है। तो अस्पतालों में निवारक और सामाजिक चिकित्सा विभागों में सामुदायिक विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकता है इस क्षेत्र में जाकर के, साथ ही क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं में पोषण विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकता है, परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है, स्कूल, उद्योगों आदि संस्थाओं में आहार विशेषज्ञ अथवा परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है। तो जो जन पोषण स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का जो दायरा है उस क्षेत्र में जो करियर के ऑप्शन है वो यही सारे ऑप्शन है कि वहाँ पर अस्पतालों में निवारक और सामाजिक चिकित्सा विभागों में सामुदायिक विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं, और साथ ही क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं में पोषण विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं, परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं, स्कूल, उद्योगों आदि संस्थाओं में आहार विशेषज्ञ और परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य मानकों के कितने स्तर है समझाइए। क्या पूछा गया है? खाद्य मानकों के स्तर पूछे गए हैं। तो कितने स्तर हैं खाद्य मानकों के? खाद्य मानकों के 4 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? खाद्य मानक के 4 स्तर हैं। तो पहला स्तर कौन सा है इसमें से? पहला स्तर है कंपनी स्तर। खाद्य मानकों के 4 स्तर हैं जिसमें पहला स्तर है कंपनी स्तर। यह मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्य या मानक राष्ट्रीय मानकों की ही नकल होती है, मतलब सामान्यतः यह मानक जो होते हैं वो राष्ट्रीय मानकों की ही नकल होते हैं। जो कंपनी मानक होते हैं वो कंपनी अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाती है, और ये जो मानक बनाती है कंपनी वो राष्ट्रीय मानक की ही नकल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानक क्या होते हैं? वे मानक जो राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। राष्ट्रीय मानक इसके द्वारा बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और ऐसे मानक जो राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वो राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। यह मानक देश के खाद्य पदार्थ संबंधी कार्यों के लिए एक समान रहते हैं, और ये जो मानक होते हैं राष्ट्रीय वो पूरे देश पर कार्य करते हैं। और किस पे कार्य करेंगे? जो खाद्य पदार्थ संबंधी जो कार्य होंगे उनमें एक समान होकर के उनमें कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो मानक निर्धारित किए जाते हैं वो राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं, और वो पूरे देश में खाद्य पदार्थों संबंधी जो कार्य होते हैं उन पे कार्य करने का जो दायित्व होता है वो इनका होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होते हैं? वे मानक जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण जो संगठन होता है, साथ ही जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता है उसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। इस संगठन के सभी सदस्य देशों के उत्पादकों को इन मांगों का पालन करना अनिवार्य होता है, मतलब इन मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है। जो इस संगठन के देश होते हैं उन सभी देशों को उत्पादकों में इन मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय
संग्रह और कोडेक्स एलिमेंटेरियस द्वारा मानक बना करके जो प्रकाशित किए जाते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार द्वारा किस आश्रयहीन बच्चों के लिए किस प्रकार की घर स्थापित किए जाते हैं। तो भारत में सरकार द्वारा आश्रयहीन बच्चों के लिए किस प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं। भारत में जो आश्रयहीन बच्चे हैं उनके लिए जो घर हैं कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। भारत सरकार द्वारा आश्रयहीन बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला है प्रेक्षण गृह। कौन सा है? प्रेक्षण गृह। इसमें मुख्य रूप से गुमशुदा या घर से छोड़े गए जो बच्चे होते हैं, गुमशुदा या छोड़े गए बच्चों के अस्थायी रूप से उनके माता पिता का पता लगाए जाने तक, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक रखा जाता है। जो प्रेक्षण गृह होते हैं उन गृहों में जो गुमशुदा बच्चे होते हैं, मतलब जो खोए हुए बच्चे होते हैं, जो अपने परिवार से किसी कारण से छूट जाते हैं या परिवार वालों ने उन्हें किसी कारण से छोड़ दिया है, तो उन सारे बच्चों को कहाँ पर रखा जाता है? प्रेक्षण गृह में रखा जाता है। और तब तक रखा जाता है जब तक उनके परिवार के बारे में, उनके माता पिता के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित नहीं हो जाती है, तब तक उनको प्रेक्षण गृह में रखा जाता है। अगला गृह कौन सा है? विशेष गृह। इसमें कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को हिरासती देखरेख में रखा जाता है। तो जो विशेष गृह होते हैं उसमें 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं और ऐसे बच्चे जिन्होंने कानून तोड़ा होता है, कानून का उल्लंघन किया होता है, उन बच्चों को यहाँ पर हिरासत में लेकर के उनकी देख रेख के लिए यहाँ पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है किशोर या बाल गृह। तो ये गृह कौन से होते हैं? इसमें अधिकतर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता नहीं होते। किशोर बाल गृह में कौन से बच्चे होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, या फिर उन बच्चों को जिनके माता पिता का देहांत हो चुका होता है। मतलब ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनका कोई नहीं होता, मतलब जिनका कोई भी आश्रय नहीं होता है, निवास स्थान नहीं होता जहाँ पर वो रह सके। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते, जिनका देहांत हो चुका होता है, वो किशोर बाल गृह में रखे जाते हैं। यहाँ ऐसे बच्चों को भी संरक्षण दिया जाता है जिनके माता पिता उन्हें अपने पास या साथ नहीं रखना चाहते और उन्हें घर से निकाल देते। साथ ही घर से निकाले गए जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता के द्वारा उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। उन सभी बच्चों को कहाँ रखा जाता है? किशोर बाल गृह में रखा जाता है। तो भारत सरकार द्वारा आश्रयहीन बच्चों के लिए कौन कौन से घर स्थापित किए गए? प्रेक्षण गृह, जिसमें गुमशुदा बच्चे आएंगे, घर से छोड़े गए बच्चे आएंगे, और जो विशेष गृह होते हैं इसमें कानून का उल्लंघन करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। 18 साल से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है। जो किशोर बाल गृह होते हैं इनमें उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता नहीं होते, जिनके माता पिता का देहांत हो चुका होता है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया है, उन सारे बच्चों को किशोर बाल गृह में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है फैशन संबंधी शब्दावली पर चर्चा कीजिए। मतलब जो फैशन संबंधी शब्दावलियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और साथ ही वो क्या प्रदर्शित करती हैं। फैशन एक सरल विषय नहीं है। फैशन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने के लिए अक्सर कुछ शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है। फैशन उद्योग की संकल्पनाओं को समझने के लिए उन्हें समझना होगा। अगर फैशन को समझना है तो फैशन के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो वाक्य इस्तेमाल होते हैं, उनको समझना होगा, उनके अर्थ को समझना होगा, तभी फैशन को आप आसानी से समझ पाएंगे। अन्यथा फैशन एक जटिल विषय बन करके रह जाएगा, आप सरल तरीके से उसे समझ नहीं पाएंगे। फैशन क्या है? फैशन एक शैली है जो किसी एक काल अवधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। तो फैशन में इस्तेमाल होने वाले जो टर्म है उनमें पहला टर्म है फैशन। तो फैशन क्या है? एक शैली है जो किसी एक काल अवधि में, मतलब एक इस विशेष समय में ही क्या होती है? प्रचलन में रहती है। वो प्रचलन विशेष समय में जो रहने वाली शैली है वो फैशन कहलाती है। शैली क्या है? यह परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावट या विशिष्टता होती है। जो शैली होती है वो परिधान की जो विशेष दिखावट होती है, जो उसे अन्य वस्त्रों से अलग करती है, वो शैली होती है। शैली फैशन आती है और चली जाती है। मतलब जो शैली फैशन होता है वो आता है और चला जाता है, परंतु कुछ विशिष्ट शैलियाँ हमेशा बनी रहती हैं। जो शैली होती है वो फैशन के साथ आती है और चली जाती है, लेकिन कुछ विशिष्ट शैलियाँ ऐसी होती हैं जो हमेशा मार्केट में बनी रहती हैं और लोग जो होते हैं उसे हमेशा पसंद करते हैं।
अस्थायी फैशन ये कम समय के लिए आते हैं क्योंकि इतने आकर्षक, उपयोगी और प्रभावी नहीं होते हैं कि ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सके। ऐसा फैशन जो बहुत ही कम समय के लिए ग्राहकों द्वारा पसंद किया जाता है या फिर प्रचलन में होता है, वो अस्थायी फैशन कहलाता है। बहुत ही कम समय के लिए जो ग्राहक होते हैं उसको पसंद करते हैं और उतने समय के कुछ समय के बाद ही वो उनके द्वारा जो है पसंद नहीं किया जाता, बल्कि वो नए फैशन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा फैशन जो कम समय के लिए प्रचलन में होता है वो अस्थायी फैशन कहलाता है। लंबे समय तक ग्राहक जो होते हैं वो इससे आकर्षित नहीं होते और आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे कि बैगी पैंट, हाफ पैंट आदि, ये अस्थायी फैशन के अंतर्गत आती हैं। चिरसम्मत फैशन शैली ये कौन सी है? यह शैली पूर्णतः अप्रचलित नहीं होती, एक लंबे समय तक अपनाई जाती रहती। इसमें डिजाइन की सादगी की विशिष्टता होती है, जैसे ब्लेजर, जैकेट, पोलो शर्ट। जो चिरसम्मत जो शैली है वो लंबे समय तक चलने वाला फैशन है। जो फैशन लंबे समय तक प्रचलन में होता है और बहुत दीर्घ अवधि तक लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है और साथ ही बहुत ही लंबे समय के बाद मार्केट से जाता है, तो वो फैशन कौन सा कहलाता है? चिरसम्मत जो फैशन शैली है वो कहलाती है। तो जो फैशन शैली है वो कितने प्रकार की होती है? फैशन हो गया जो एक विशेष काल अवधि में रहेगा। शैली जो परिधान की दिखावट होती है जिसके कारण वो अन्य वस्त्रों से कुछ समय विशेष अवधि के लिए अलग होता है, वो शैली कहलाती है। अस्थायी फैशन क्या होते हैं? जो कुछ समय के लिए होते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। वो फैशन के वस्त्र जो कुछ समय के लिए फैशन में होते हैं उसके बाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, मार्केट से आकर के चले जाते हैं, वो अस्थायी फैशन के अंतर्गत आते हैं। चिरसम्मत का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक प्रचलन में रहने वाले वस्त्र, जो जिनकी डिज़ाइन और सादगी में एक प्रकार की विशिष्टता होती है, जैसे कि ब्लेजर, पोलो शर्ट आदि, ये सब चिरसम्मत फैशन शैली के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में थे वो सारे कवर कर लिए। अब आप लोगों के विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन बचे हैं जो हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। तो मॉडल पेपर का थर्ड पार्ट आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोग क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही कमेंट करिएगा। आपकी सारी कमेंट जो है वो हर वीडियो के नीचे जितनी भी आती हैं वो सब कमेंट आप लोगों की देखी जाती है। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।